जय भीम दोस्तों, मैं विनय चौधरी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने एक वादा किया था कि मैं बाबा साहेब के जीवन पर निर्धारित ऐसी 6 कहानियाँ जो लोगों तक नहीं पहुँची या लोगों से छिपाई गई, मैं वो अपने वीडियो पॉडकास्ट के जरिए मैं वो 6 कहानियाँ मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो बाबा साहेब की कहानी की है वो मैं बना चुका हूँ, और साथ ही साथ मैंने एक समरी वीडियो भी बनाई थी जिसको देख के आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि वो 6 कहानियाँ कौन सी हैं, वो 6 घटनाएँ कौन सी हैं जो मैं बाबा साहेब के जीवन पर निर्धारित वो 6 घटनाएँ सुनाने वाला हूँ। एक वीडियो मैंने एक कहानी की बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हैं, और आज इस वीडियो में मैं वो दूसरी कहानी आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ। जल्दी से उस कहानी की शुरुआत करते हैं। और बाकी अगर आपने अभी तक 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में भी पूरे उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। और वीडियो को देखने के बाद लाइक किया करिए और कमेंट किया करिए। कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे यूट्यूब पे काम करने का और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और मन करता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वो दूसरी कहानी जो बाबा साहेब के जीवन में घटना घटित हुई थी, तो आज इस वीडियो में हम वो दूसरी कहानी सुनाएंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए तो सीधा कहानी पे आते हैं। 1916 में मैं भारत वापस आया। मुझे उच्च शिक्षा के लिए हिज हाइनेच महाराज बड़ौदा ने अमेरिका भेजा था। मैंने वहाँ 1913 से 1917 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में पढ़ाई की। 1917 में मैंने लंदन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में मैंने स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश ले लिया। 1918 में मुझे बीच में पढ़ाई छोड़कर भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरी शिक्षा बड़ौदा राज्य द्वारा हुई थी। उस समय मैंने राज्य में सेवा करने के लिए करार किया था। तदनुसार मैं सीधा बड़ौदा गया। जिन कारणों से मैंने बड़ौदा राज्य की नौकरी छोड़ी थी वे मेरे वर्तमान उद्देश्य के लिए बिल्कुल अप्रासंगिक थे, इसलिए मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। मैं केवल बड़ौदा में अपने सामाजिक अनुभवों को यहाँ रखना चाहता हूँ और उन्हीं का वर्णन करने तक मैं सीमित रहूँगा। यूरोप और अमेरिका में अपने 5 साल के प्रवास में मेरे दिमाग को यह जरा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक अछूत हूँ। अछूत होने का एहसास मुझे तभी हुआ जब मैं भारत आया। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मुझे सबसे ज़्यादा इसी सवाल ने परेशान किया, कहाँ जाऊँ, कौन मुझे जगह देगा। मुझ में बहुत घबराहट थी। मुझे पता चला कि यहाँ हिंदू होटलें हैं जिन्हें विसी कहा जाता है, वे मुझे जगह नहीं देंगे। वहाँ ठहरने की जगह लेने के लिए एक ही रास्ता था कि मैं अपनी जाति छिपाऊँ, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि यह मुझे पहले से ही पता था कि मुझे पहचान लिया गया, जो कि निश्चित था, तो उसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बड़ौदा में मेरे मित्र थे जो पढ़ने के लिए अमेरिका आए थे। यदि मैं वहाँ गया तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मैं अपने आप में निश्चित नहीं था। वे अपने परिवार में एक अछूत का प्रवेश देकर परेशानी में पड़ सकते थे। मैं यही सब सोचता हुआ स्टेशन की छत के नीचे खड़ा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तब मुझे लगा कि मुझे कोई ना कोई जगह तलाश करनी चाहिए। अब तक सभी यात्री जा चुके थे, मैं अकेला रह गया था। सिर्फ कुछ चालक रह गए थे जिन्हें कोई यात्री नहीं मिला था और वे मेरी ओर निगाह किए हुए थे। एक ने कहा कि यहाँ एक पारसी सराय है जहाँ मैं पेइंग गेस्ट बनकर रह सकता हूँ। यह सुनकर कि यहाँ कोई पारसी सराय है मुझे बड़ी खुशी हुई। पारसी लोग जोरोस्ट्रेन धर्म के अनुयायी हैं। वहाँ मुझे अछूत के रूप में अपमानित किए जाने का कोई डर नहीं है, बल्कि उनका धर्म अस्पृश्यता को नहीं मानता है। इस आशा और भयमुक्त मन से प्रसन्न होकर मैंने अपना सामान गाड़ी में रख दिया और चालक से मैंने पारसी सराय चलने को कहा। पारसी सराय 2 मंजिला भवन की थी जिस पर भूतल पर एक वृद्ध पारसी और उसका परिवार रहता था। वह केयरटेकर प्रभारी था जो कि वहाँ ठहरने वाले सैलानियों को खाना सप्लाई करता था। जब गाड़ी वहाँ पहुँची तो पारसी प्रभावी ने मुझे ऊपर की मंजिल दिखाई। मैं अंदर गया और गाड़ी चालक मेरा सामान लेकर आ गया। मैंने उसे भाड़ा दिया, वह चला गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अंततः मेरे ठहरने की समस्या हल हो गई थी। मैं अपने कपड़े उतार रहा था क्योंकि मैं हल्का होना चाहता था। इसी बीच एक केयर टेकर हाथ में एक रजिस्टर लेकर आया। उसने मुझे अधनंगा देखा और यह जान गया कि मेरे पास कोई सादरा और कश्ती नहीं है, जो दोनों चीज़ें किसी को पारसी साबित करती थीं।
बगैर यह जाने हुए कि यह पारसी समुदाय का सराय वह सिर्फ पारसियों के लिए चलाता है। मैंने उसे बताया कि मैं हिंदू हूँ। उसे यह सुनकर धक्का लगा और मुझसे बोला कि मैं इस सराय में नहीं ठहर सकता। उसका जवाब सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया और सारा उत्साह खत्म हो गया। फिर वही सवाल सामने था कि कहाँ जाऊँ। अपने को संभालते हुए मैंने उससे कहा कि यदि उसे कोई आपत्ति नहीं हो तो किसी को क्या पता कि मैं हिंदू हूँ, मुझे इस तरह से रहने में कोई आपत्ति नहीं है। उसने उत्तर दिया, तुम यह कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ आने वाले सभी लोगों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करता हूँ। मैंने उसकी मुश्किल को देखकर कहा कि रजिस्टर में दर्ज करने के लिए वह मुझे पारसी मान सकता है। जब मुझे आपत्ति नहीं है तो तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी आमदनी होगी। मैंने देखा कि वह मेरे पक्ष में सहमत सा लग रहा था। स्पष्ट था कि लंबे समय से उसके पास कोई सैलानी नहीं आया था और कुछ पैसा कमाने का ऐसा अवसर भी उसके पास पहले कभी नहीं आया था। अतः वह इस शर्त पर तैयार हो गया कि मैं उसे रहने और खाने का 1.5 रुपया दूंगा और रजिस्टर में अपना विवरण पारसी के रूप में दर्ज करूंगा। वह नीचे चला गया और मैं खुशी से उछल पड़ा। समस्या हल हो गई थी और मैं बहुत प्रसन्न था। किंतु हाय, मुझे तब यह नहीं पता था कि यह खुशी थोड़ी देर की थी। पर इससे पहले कि मैं सराय में अपने रहने के दुखद अंत का वर्णन करूं, मैं यह वर्णन करूंगा कि इस थोड़े समय मैंने किस तरह अपना समय बिताया। सराय में प्रथम तल पर एक कमरा था और उसी से सटा हुआ एक छोटा सा स्नान गृह था जिसमें नल लगा हुआ था। बाकी एक बड़ा हाल था। मेरे ठहरने के समय बड़ा हाल तमाम तरह के कबाड़, पटरों, बेंचों और टूटी हुई कुर्सियों आदि से भरा हुआ था। इसी हालत में मैं अकेला उस होटल के हॉल में रहा। केयर टेकर सुबह एक कप में चाय लेकर आया। वह दोबारा लगभग 9:30 बजे नाश्ता लेकर आया। तीसरी बार वह रात को 8:30 बजे रात का खाना लेकर आया। केयर टेकर उसी समय आता था जब वह आना टाल नहीं सकता था और इन अवसरों पर उसने कभी भी मुझसे बैठकर बात नहीं की। किसी तरह दिन बीत गया। महाराजा बड़ौदा के महालेखाकार कार्यालय में एक प्रोफेसर के तौर पर मेरी नियुक्ति हुई थी। मैं सराय से सुबह 10 बजे ऑफिस से निकलता था और ऑफिस के बाद सराय के बाहर जितना हो सकता था अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर शाम को लगभग 8 बजे वापस लौटता था। रात बिताने के लिए सराय में लौटने का विचार मेरे लिए अत्यधिक भयभीत करने वाला होता था। इसलिए मैं सराय में तभी लौटता था जब मेरे पास आकाश के नीचे रात गुजारने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं होती थी। सराय में प्रथम तल के उस बड़े हॉल में कोई बात भी करने वाला साथी नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरे हॉल में संपूर्ण अंधेरा था। वहाँ ना बिजली की रोशनी थी और ना अंधेरा दूर करने के लिए तेल का लैंप था। केयर टेकर ने मेरे उपयोग के लिए एक छोटी सी लालटेन दे रखी थी। उसकी रोशनी थोड़ी दूर से बाहर नहीं जा सकती थी। मैं एक काल कोठरी में था और बातचीत के लिए कुछ अदद आदमियों की संगति को तरसता था, पर वहाँ कोई भी नहीं था। आदमियों की संगति ना होने पर मैंने पुस्तकों को साथी बना लिया और उन्हीं को पढ़ता रहता। पढ़ाई में डूबे रहकर मैं अपने अकेलेपन को भूल गया, पर चमगादड़ों की चींची और उनके उड़ने की आवाज़ें उन्होंने हाल के अंदर अपने घर बना लिए थे। अक्सर मेरा ध्यान भंग कर देती थीं और एक ठंडी सिरहन के साथ मुझे याद दिला देती थीं जिसे मैं भूलने का प्रयास कर रहा था कि मैं एक अपरिचित स्थितियों में एक अपरिचित स्थान पर था। बहुत बार मुझे गुस्सा आता था, पर मैं यह सोचकर अपने कष्ट और गुस्से को शांत कर लेता था कि कालकोठरी एक सरड़ है और सरड़ ना होने से यह जरा सी सरड़ बेहतर है। अतः मेरी हालत इतनी हृदय विदारक थी कि जब मेरी बहन का बेटा मतलब भांजा बम्बई से मेरा बाकी सामान लेकर आया जिसे मैंने छोड़ दिया था, तो उसने जब मेरी यह हालत देखी तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया कि मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। इस स्थिति में मैं पारसी सराय में पारसी बनकर रहा। मैं जानता था कि पारसी होने का यह नाटक लंबे समय तक नहीं चल सकेगा और एक दिन मेरा भेद खुल जाएगा। इसलिए मैं रहने के लिए स्टेट बंगला लेने की कोशिश कर रहा था, पर प्रधानमंत्री ने तत्काल ज़रूरत के मेरे प्रार्थना पत्र पर ध्यान नहीं दिया। मेरी याचिका एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक गई और मुझे अंतिम जवाब मिलने से पहले ही मेरे सर्वनाश का दिन आ गया। उस सराय में ठहरने का मेरा 11वां दिन था। मैं सुबह का नाश्ता कर चुका था, कपड़े पहन चुका था और ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था जब मैं अपनी कुछ पुस्तकों को छांट रहा था जिन्हें मैं पिछली रात को लाया था और पुस्तकालय वापस करनी थी।
तो मुझे बहुत से लोगों की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि सैलानी होंगे जो यहाँ ठहरने के लिए आए हैं, इसलिए मैं बाहर निकल कर देखने लगा कि वे कौन साथी हैं। तत्काल मैंने देखा कि 1 दर्जन गुस्से से भरे हुए लंबे हट्टे कट्टे पारसी हाथों में लाठियाँ लिए हुए मेरे कमरे की ओर आ रहे हैं। मैंने समझ लिया कि वे साथी सैलानी नहीं हैं और तुरंत ही उन्होंने इसका सबूत भी दे दिया। वे कमरे के आगे लाइन में खड़े हो गए और सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुमने पारसी नाम रखने की हिम्मत कैसे की? तुम बदमाश, तुमने पारसी सराय को दूषित कर दिया। मैं खामोश खड़ा रहा। मैं कोई जवाब नहीं दे सका। मैं अपने पारसी होने के झूठ पर अडिग नहीं रह सका था। यह सचमुच एक धोखा था और धोखा पकड़ा गया था। मुझे यकीन था यदि मैं इस खेल में जो मैं खेल रहा था अटल रहता तो क्रुद्ध और मतांध पारसियों की भीड़ मुझ पर हमला कर देती और इसमें मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। मेरा दब्बूपन और मेरी खामोशी ने मुझे एक विपत्ति से बचा लिया। उनमें से एक ने पूछा, कब खाली करना है? उस समय मैंने अपने जीवन से ज़्यादा महत्व अपने आश्रय को दिया। उसके पूछने में धमकी थी, इसलिए मैंने अपनी खामोशी तोड़ी और उससे विनती की कि वे मुझे कम से कम 1 सप्ताह तक रहने दें। मेरा विचार था तब तक बंगले के लिए मंत्री को दी गई अर्जी पर मेरे पक्ष में निर्णय हो जाएगा, पर पारसी कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने अंतिम हुक्म जारी कर दिया कि मैं रात को सराय में नहीं दिखाई दूं। मुझे सामान बांधना होगा। वे मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देकर चले गए। मैं घबरा गया था। मेरा दिल बैठ रहा था। मैंने सबको कोसा और रो पड़ा था। फिर भी मैं अपने उस मूल्यवान आश्रय से बेदखल हो गया था, जो कैदी की कोठरी से जरा भी बेहतर नहीं था, पर मेरे लिए वह बहुत अमूल्य था। जब पारसी चले गए तो मैं कुछ देर तक बैठकर रास्ता खोजता रहा। मुझे आशा थी कि मुझे जल्द ही स्टेट बंगला मिल जाएगा और मेरी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मेरी समस्या एक अस्थायी समस्या थी। मैंने सोचा कि दोस्तों के पास जाऊं, कोई बेहतर हल निकल आएगा। बड़ौदा राज्य के अछूतों में मेरा कोई दोस्त नहीं था, पर अन्य वर्गों में मेरे दोस्त थे। उनमें एक हिंदू था और दूसरा एक भारतीय ईसाई था। सबसे पहले मैं अपने हिंदू मित्र के पास गया और जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने उसे सब बता दिया। वह एक उदारमना और मेरा निजी मित्र था। सुनकर उसे दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उसने कहा, यदि तुम मेरे घर पर आओगे तो मेरे नौकर भाग जाएंगे। मुझे संकेत मिल गया था, इसलिए मैंने उसका आश्रय देने के लिए जोर नहीं डाला। मैं भारतीय ईसाई मित्र के पास जाना नहीं चाहता था। एक बार वह अपने साथ ठहरने के लिए मुझे बुला चुका था, पर मैंने पारसी सराय को प्राथमिकता देते हुए अस्वीकार कर दिया था। मेरी वजह यह थी कि उसकी आदतें मेरे अनुकूल नहीं थीं, पर वहाँ जाना हार थी। अतः मैं अपने ऑफिस चला गया। आश्रय पाने के इस विकल्प को मैं वास्तव में छोड़ नहीं सकता था। एक मित्र के कहने पर मैंने उसके यहाँ जाकर उससे ठहरने के लिए जगह मांगने का निर्णय लिया। जब मैंने अपना सवाल उसके सामने रखा तो उसका जवाब था कि उसकी पत्नी अगले दिन बड़ौदा आ रही है और उससे राय लेनी पड़ेगी। मैंने तुरंत समझ लिया था कि यह बहुत कूटनीतिक जवाब है, और उसकी पत्नी दोनों जाति से मूलतः एक ब्राह्मण परिवार से थे। यद्यपि ईसाई बनने के बाद पति उदार विचारों का हो गया था, पर पत्नी दकियानुसी विचार की ही रह गई थी। इसलिए वह एक अछूत को अपने घर में रखने के लिए राजी नहीं हो सकती थी। इस तरह आशा की अंतिम किरण का टिमटिमाना भी बंद हो गया था। जब मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के घर से चला तो 4 बज गए थे। मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि कहाँ जाऊँ। मुझे सराय छोड़नी ही थी और मेरा कोई मित्र नहीं था। जहाँ जाऊँ सिर्फ बम्बई लौट जाने का ही विकल्प रह गया था। बड़ौदा से बम्बई के लिए 9 बजे ट्रेन जाती थी। 5 घंटे बाकी थे, जिन्हें कहाँ बिताऊँ। क्या मुझे सराय जाना चाहिए? सराय में जाने का पर्याप्त साहस भी मैं जुटा नहीं सकता था। मुझे भय था कि पारसी आकर मुझ पर हमला कर देंगे। मैंने अपने मित्र के यहाँ जाना पसंद नहीं किया। हालांकि मेरी हालत दयनीय थी, फिर भी मैंने दयनीय होना पसंद नहीं किया। मैंने इस 5 घंटों को एक सार्वजनिक पार्क में बिताने का निश्चय किया, जिसका नाम कमाठी बाग था, जो नगर और कैंप की सीमा पर था। मैं खाली दिमाग के साथ वहाँ जाकर बैठ गया। मैं अपने साथ
घटी घटना को लेकर परेशान और दुखी था और अपने माता पिता का स्मरण कर रहा था, जैसा कि बच्चे दुख की हालत में करते हैं। 8 बजे मैं बाग से बाहर निकला, सराय के लिए सवारी पकड़ी और अपना सामान उठा लिया। केयर टेकर बाहर आया, पर ना उसने और ना मैंने एक भी शब्द एक दूसरे को कहा। उसने महसूस किया कि एक घटना के लिए कुछ हद तक वह भी जिम्मेदार था। मैंने उसे बिल का भुगतान किया, उसने खामोशी से उसे ले लिया और मैंने भी उससे खामोश रहकर विदा ली। मैं बड़ी आशा के साथ बड़ौदा गया था। उसके लिए मैंने बहुत से स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। यह युद्ध काल था। भारतीय शिक्षा सेवा में बहुत से स्थान रिक्त थे। मैं लंदन में बहुत से प्रभावशाली लोगों को जानता था, पर मैं किसी के पास नहीं गया। मुझे यह एहसास था कि मेरा कर्तव्य महाराजा बड़ौदा की सेवा करना था, जिन्होंने मेरी शिक्षा में आर्थिक सहायता की थी। और यहाँ मुझे बड़ौदा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और सिर्फ 11 दिन में ही बम्बई वापस आना पड़ा। लाठियों से लैस दर्जन भर पारसियों का आकर मुझे धमकाना और उनके सामने दया के लिए मेरा गिड़गिड़ाते हुए खड़े रहना एक ऐसा दृश्य है जिसने इतने लंबे समय 18 वर्ष तक भी अपना प्रभाव खत्म नहीं किया है। मैं आज भी उसका सजीव वर्णन कर सकता हूँ। इसे याद करके कभी भी आंखों में आंसू गिरे बिना नहीं रहे। मुझे पहली बार यह पता चला कि एक हिंदू के लिए जो आदमी अछूत है वह एक पारसी के लिए भी अछूत है। बाकी दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि वीडियो कैसी है और आप लोग वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक खास तौर पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये कहानी पहुंचनी चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए। और शेयर करेंगे तो लोगों तक कहानी पहुंचेगी, और लोगों को अगर हमारा चैनल अच्छा लगेगा तो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग। सब लोग ध्यान रहिए और पढ़ते रहिए।